हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, आप यूं ही चमकते रहें, दमकते रहें। 2 फरवरी को बिहार बोर्ड 12 का एग्जामिनेशन है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर होने जा रहा है 2 फरवरी को। झारखंड बोर्ड में 7 फरवरी को। इसी तरीके से अलग अलग डेट पर अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पे 12th का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। जिस भी स्टेट से आप हैं, ये लेक्चर, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। ओके। और मैंने अपने इस चैनल पे बायोलॉजी के 16 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 को सिलेक्ट कर दिया और उस 8 चैप्टर का जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है उन सभी वीडियोस पर। ठीक है। और आप लोगों के डिमांड पर मैंने आज इस सेशन में कि सर आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज इस सेशन में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं चैप्टर वाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। तो लास्ट आवर में आपने जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया और अब जो बचे हुए टाइम है उस टाइम में इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लेंगे, जिससे आपको, हम लोगों का टारगेट है थ्योरी में कि 70 में मिनिमम 60 प्लस, 60 मिनिमम, उससे प्लस जो हो 65 हो जाए, 68 हो जाए, 69 हो जाए आउट ऑफ 70, वो हम लोगों को अचीव करना है। तो उतने मार्क्स को लाने के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप सभी बच्चे गौर से देखें। बस यही मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन में कलम तोड़ कर लिख देना है और नंबर को लूट लेना है। ठीक है। तो नंबर लूटने के लिए चलिए तैयार हो जाइए। आज का ये पढ़ाई आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कैपेबल बना देगा, नंबर लूटने के लायक बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने विथ आंसर किया है, चलिए आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। ये कह रहा है वैसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बतलाइए जो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो पहला है प्लैनेरिया और दूसरा है स्पाइरोगाइरा। प्लैनेरिया क्या है? इट इज अ फ्लैट वर्म एंड स्पाइरोगाइरा इट इज फिलामेंटस ग्रीन अलगी। आप इतना लिख दीजिएगा आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि 2 में 2 एग्जामिनेशन में लिखकर एग्जामिनर से वो 2 नंबर खींचना है, तो आप एक काम इसमें और ऐड कर दीजिए। जैसे एक प्लैनेरिया एग्जाम्पल आपने दिया, तो प्लैनेरिया जल्दी से यहां पर बना दीजिए और तब इसका फ्रैगमेंटेशन कर दीजिए। ठीक है। ये 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया और दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। तोड़ दिया आपने। अब इसको क्या करेंगे? ये दिखला देंगे कि ये अपना लॉस्ट पार्ट बना लिया, फिर इसने भी अपना लॉस्ट पार्ट बना लिया, फिर इसने क्या कर लिया? अपना लॉस्ट पार्ट बना लिया। ठीक है। और जब आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं तो उस कंडीशन में अब आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो आपने ये एग्जाम्पल दे दिया, एक डायग्राम दे दिया, तो नंबर मिलने के 100% चांसेस हो गए कि 2 आउट ऑफ 2 आपको मिल जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसा डॉटर बडी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। मींस प्रोड्यूस
द ऑफ स्प्रिंग genetically identical type, मतलब such organism is genetically identical to mother body is called cloning. ठीक है, मतलब the technique which is used to produce genetically identical copies of an organism or a cell or DNA is called cloning. जो पहला क्लोन्ड एनिमल है वो एनिमल में डॉली, डॉली वाज अ sheep, ये क्या था, sheep, जिसको सबसे पहले क्लोनिंग करके बनाया गया। ठीक है, और एक चीज और, जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि आंसर को पॉइंट वाइज लिखें। किसमें लिखें, पॉइंट वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, गिव वन एग्जांपल। तो एपोमिक्सिस क्या है, तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। मींस apomixis is a special type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction as it produces seed. ठीक है, तो पहला पॉइंट, it is a special type of asexual reproduction in which seed is produced without fertilization. Second point, it mimics, ये नकल उतरता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, जैसा कि आप ग्रास, लेमन एग्जांपल दे दिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में बस इसी तरीके से लिखना है। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर के लिखने में दो टाइप का पेन यूज करेंगे। अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन आपके हाथ में रहना चाहिए। जब आप आंसर कंप्लीट कर लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा, तो एग्जामिनर देखेगा कि वाह, एक तो पॉइंट वाइज लिखा है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर दिए, तो एग्जामिनर पलट कर देखेगा और आपको नंबर 100% देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द बाइनरी फिजन एंड बडिंग। बाइनरी फिजन और बडिंग में डिफरेंस पूछ रहा है। तो बाइनरी फिजन को कहते हैं बाबू, तो बाइनरी फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक मदर बडी टूट जाता है दो डॉटर बडीज में, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जैसा कि अमीबा में, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। और दूसरा है बडिंग। बडिंग क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्पेशल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन मदर्स बॉडी। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बड कहते हैं और यही बड ग्रो करता है और बना देता है डॉटर ऑर्गेनिज्म, तब वो डिटैच्ड हो जाता है अपने मदर बॉडी से। तो बाइनरी फिजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मदर बॉडी डिवाइड्स into two daughter bodies. Okay, example amoeba, paramecium. और budding क्या है, that is it is a small growth which is called bud that is formed in mother body and which leads to formation of daughter body. example में जैसे yeast, hydra, ये सब क्या करता है, budding के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। इतने में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why is sexual mode of reproduction is better for evolution? देखिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर रिप्रोडक्शन माना जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हैप्लॉइड गैमेट बनने के लिए मियोटिक डिवीजन होता है और मियोटिक डिवीजन में एक स्टेज आता है पैकिटीन, और पैकिटीन में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण वेरिएशन होता है। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन brings variation and variation increases chance of adaptation. इससे क्या होता है, एडेप्टेशन का चांस इंक्रीज कर जाता है, पावर ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई
this sexual reproduction is better for evolution. चलिए, तो अब यहां बता दें कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन आर इन्वॉल्व, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसिस अकर्स एंड during meiosis exchange of segment of chromosome takes place by crossing over, which brings variation, and variation increases chance of adaptation and brings what? Variant organism, जिससे वेरिएंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. एंड इट इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, फॉर इवोल्यूशन, इसलिए कि विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. कह रहा है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन ट्राइन्यूक्लियर है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रखता है और दो मेल गैमेट. तो उस दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से और बना देता है जाइगोट, और उस डिवीजन को कहते हैं सिनगैमी. और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से और बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उस डिवीजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. तो देखो, when one male gamete fuses with egg cell that forms zygote, the process is called syngamy. Other male gamete fuses with secondary nuclei which form primary endosperm nucleus. वही न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है. जिस प्रोसेस से हुआ उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. अब आइए, in angiospermic plant when both syngamy and triple fusion are considered simultaneously, then it is called double fertilization. तो उसी को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. बात समझ में आ गया? तो ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन. समझ में आया? मतलब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इस दोनों को जब एक साथ कंसीडर किए तो उसी को क्या कह दिए, डबल फर्टिलाइजेशन. बस जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर ऐसे ही पॉइंट वाइज एग्जामिनेशन में लिख देते हैं तो याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, 2 में 2 मिलेगा. 3 मार्क्स बहुत सारे बोर्ड में पूछता है, आपको 100% नंबर मिलेगा. नेक्स्ट, डिफाइन पॉलिनेशन एंड नेम इट्स टाइप. पॉलिनेशन को डिफाइन करना है और उसका टाइप बतलाना है. पॉलिनेशन कहते किसको है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma of either same flower or of different flowers is called pollination. ये pollination बेसिकली 2 टाइप का, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, है ना. दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to a stigma. ओके, या तो सेम फ्लावर या फिर डिफरेंट फ्लावर का, उसको कहते हैं पॉलिनेशन. और ये 2 टाइप का, एक को कह दिया आपने सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. फूल या तो सेम होगा या फिर अलग अलग फूल है तो प्लांट सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma of different flower of different plants. यहां 2 अलग अलग प्लांट के बीच में, और यहां 2 सेम फूल सेम होगा, या 2 डिफरेंट फूल है तो प्लांट सेम रहेगा. दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड
क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका दो फंक्शन पूछ रहा है। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, एक काम हुआ। दूसरा, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन बाय सप्लाइंग स्टोर्ड फूड अंटिल द लीव्स फॉर्मेशन अकर। इसलिए कि जब सीड से नया प्लांट बनता है, जब तक लीफ नहीं बना है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में सीड जो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेटिंग सीड में एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक फंक्शन हो गया एंडोस्पर्म का। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है बुआ? कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब पॉलिन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर डेवलप नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ incompatibility. When the pollen grain fails to fertilize ovule of same flower due to some specific gene, that is called self incompatibility. और ये क्या बचाता है? It prevents inbreeding and promotes cross pollination which brings genetic diversity. अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़िए। ये टोटल क्वेश्चन आपके इस बोर्ड के लिए जो 2026 में 12th बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब वायरल क्वेश्चन है, जरूर कर जाइएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज पार्चुरेशन? ठीक है, व्हाट इज पार्चुरेशन? मीन्स द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जब कोई बेबी मदर के यूटेरस में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तो ह्यूमन के केस में 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो गया 9 मंथ में, अब उसका बर्थ होगा, दैट चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। दूसरी बात, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्या करता है? दैट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स द लेबर पेन, डायलेशन ऑफ सर्वाइकल रीजन देन आफ्टर डिलीवरी। चाइल्ड बर्थ जो पार्चुरेशन होता है, तो बर्थ से पहले फीमेल में एक स्पेसिफिक टाइप का पेन फील होता है, दैट इज कॉल्ड लेबर पेन, देन आफ्टर सर्विक्स डायलेट करेगा और चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट, नेम 2 हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें से 2 का ही नाम पूछ रहा है। तो चलिए, पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG, it maintains the corpus luteum and progesterone secretion। और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, that progesterone maintains pregnancy by supplying the uterine lining and preventing the uterine contraction। जब तक बेबी डेवलप कर रहा है, तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहना चाहिए और उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और जो HCG है, इसका काम है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, और जब जाइगोट बनेगा तो वहीं पर क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे नीचे उतरते हुए यूटेरस में आता है और यूटेरस के एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वाल से अटैच्ड हो जाना कहलाता है
इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और ये कब होता है? इट अकर्स जनरली आफ्टर 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये अटैच्ड कर जाएगा मदर के यूटेरस से, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट्स। ओके, चल नेक्स्ट, नेम द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले समझिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस of formation of haploid male gamete, that is sperm। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में कंप्लीट होता है। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड वन इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मैच्यूरेशन फेज। नो प्रॉब्लम। तो क्या बताए कि स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कंप्लीट होता है 3 फेज में। कौन कौन फेज है? तो इसमें पहला फेज दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा ग्रोथ और तीसरा मैच्यूरेशन फेज। नो प्रॉब्लम। ओके, अब आइए, व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसे कहते हैं? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द फाइन coiled microscopic tubule which is present inside the testis। और ये लाइंड अप रहता है जर्मिनल इपिथेलियल से। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस करना। मतलब टेस्टिस में जो कंपार्टमेंट्स है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से लाइंड अप होता है जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू से, और वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इतना बात आप लिख देते हैं, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको 100% नंबर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द एमनियोसिंथेसिस। व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, व्हाई इट इज बैंड। एमनियोसिंथेसिस क्या है और इसको इंडिया में बैन किया गया? एमनियोसिंथेसिस, देखिए, जब कोई बेबी, कोई फीटस अपने मदर के यूटेरस में डेवलप करता हुआ होता है तो उसके चारों साइड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। और उस एमनियोटिक फ्लूइड में ग्रोइंग फीटस का कुछ सेल्स, डिटैच्ड सेल्स वहां प्रेजेंट होते हैं, और निडल के मदद से, सिरिंज के मदद से उस फ्लूइड को वहां से निकाला जाता है। और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स का क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। समझ में आया? फीटस के चारों साइड जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जब थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और उसमें जो बेबी का कुछ सेल्स रहता है, उन सेल्स के क्रोमोसोमल पैटर्न का स्टडी करना कहलाया एमनियोसिंथेसिस। अब इसको इंडिया में बैन क्यों कर दिया गया? पहले के टाइम में क्या होता था कि वो फ्लूइड निकला, उसमें सेल का क्रोमोसोमल पैटर्न का स्टडी हुआ, देखा गया कि अरे इसमें तो एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, इसका मतलब जो फीटस ग्रो कर रहा है वो फीमेल बेबी है, तो फीटिसाइड करा देता था, एबॉर्शन करा दिया जाता था। तो फीटस का हत्या करना, भ्रूण हत्या पाप है, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो चलिए, इट इज मेडिकल प्रोसीड्यूर, ठीक है, in which a small amount of amniotic fluid is taken from womb
of the pregnant female that contains fetal cells and it is used to detect some genetic disorder. ये genetic disorder के लिए डॉक्टर बोलता है कराने के लिए, लेकिन अगर उस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ ये पता चला कि डिसऑर्डर है तब तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन उसका लोग गलत इस्तेमाल कर दिया। क्या कर दिया कि इंडिया में एमनियोसिंथेसिस को बैन क्यों किया गया? इसलिए कि इसे सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता था और फीटिसाइड कर दिया जाता था, तो उस फीटिसाइड को रोकने के लिए इंडिया में इस पर बैन लग गया। नो प्रॉब्लम। चल, व्हाट आर एसटीडीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिख दिया है, लूसिड वर्ड में, और ये किसी बुक का लैंग्वेज नहीं, अपना लैंग्वेज है। कल को एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मिलता है उस पर लिखा रहता है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड। तो आज ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा वर्ड है, कल को एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो ये आपका वर्ड होगा और इसी से मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस? एक ऐसा डिजीज जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? तो ये ट्रांसफर होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज में एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, these are the sexually transmitting diseases. No problem. So the diseases which are transmitted from infected person to healthy person through sexual contact are called sexually transmitting diseases. Example में 2 पूछ रहा है, एक एड्स हो गया और दूसरा सिफिलिस हो गया। गोनोरिया भी होता है और भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द कंट्रासेप्शन? कह रहा है कि डिफाइन करिए कंट्रासेप्शन और इसका 2 टाइप बतलाने को। द कंट्रासेप्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। मतलब स्पर्म ओवम को मिलने नहीं दिया जाए, मिल गया है तो उससे बेबी नहीं बनने दिया जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं कंट्रासेप्शन। और 2 पूछ रहा है, एक हो गया टेम्पोररी जिसको रिवर्सेबल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, आप क्वाइटस इंटरप्टस यूज करते हैं, आप सर्टेन मेडिसिन यूज करते हैं, जब तक बेबी नहीं चाहिए तब तक यूज करते हैं, जब चाहिए तो उसका यूज बंद कर देंगे, ठीक है। और दूसरा है दैट इज परमानेंट इरिवर्सेबल। इसमें क्या है? तो स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, जनरली जब स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसके रिवर्सिबिलिटी का चांस न के बराबर होता है। एक टेम्पोररी और दूसरा परमानेंट। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। ये सब दिख रहा है आपको, एग्जामिनेशन के लिए बस ऐसे ही तैयार कर लेना है। जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो देखिए, एक ऐसा बेबी जो आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू, मतलब मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम लेकर के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, और उससे जो बेबी तैयार होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट मदर के यूटेरस में होगा, किसी फीमेल के यूटेरस में जाकर डेवलपमेंट होगा। द बेबी बोर्न बाय यूजिंग मेडिकल टेक्निक IVF is called test tube baby. Okay, second point, in this method sperm and ovum are fertilized outside the body of female, that is in test tube under laboratory condition is called test tube baby. No problem. चलिए
अगर लगातार मेरे बात को 2 बार आप सुन लेंगे, मेरे लेक्चर को 2 बार देख लेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हर आंसर ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ओके, जहां पर आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इतने को भी पढ़ लेते हैं तो इससे आपको नंबर लाने में 4 चांद लग जाएगा। इसलिए डिफाइन बर्ड एंड बल्बिल विथ एग्जाम्पल। बर्ड किसको कहते हैं? द बर्ड इज ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी which detaches and form daughter body. The bud एक स्पेशल स्ट्रक्चर है मदर के बॉडी में जो ग्रो करता है और डॉटर बेबी बना देता है, जैसा कि हाइड्रा में और यीस्ट में। ठीक है, और बल्बिल क्या है? इट इज वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। एग्जाम्पल में जैसे बल्बिल ऑफ एगेवा, याद रहेगा। ओके, तो बड क्या है? तो मदर के बॉडी में एक आउट ग्रोथ, उससे डॉटर बॉडी बन गया, दैट इज कॉल्ड बडिंग। दूसरा बल्बिल क्या है? ये एक वेजिटेटिव आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उससे भी क्या होता है? तो डॉटर बॉडी प्रोड्यूस्ड होता है, जैसा कि एगेवा में, तो उसको कह दिए बल्बिल। चलिए, ये पहला यूनिट रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे 2026 ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, वो आपको मैंने करा दिया। अब दूसरे यूनिट पर चलते हैं, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है वो सब मैं आपके लिए लाया हूं। बस लगातार आप मेरे लेक्चर को पढ़ लीजिए, आपको 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन शॉर्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा टोटल आंसर आपसे बनेगा। और इसे याद रखिएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतने से आ जाएगा। इसी के मदद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स इज व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को प्योर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं तो उसी को कह देते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विथ प्योर रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्रॉस बिटवीन F जनरेशन विथ प्योर रिसेसिव पेरेंट, नो प्रॉब्लम। जितना भी टेस्ट क्रॉस है बैक क्रॉस है, लेकिन ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। जैसे F1 को क्रॉस करा दिए प्योर रिसेसिव पेरेंट से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आप लेते हैं तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा दिए स्मॉल टी से, यहां पर एक गैमेट बना कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, यहां एक टाइप का बना स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फ्यूज किया स्मॉल टी। तो यही आपका हो गया टेस्ट क्रॉस। और एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्जेक्टिव में, तो इसका रेशियो आ गया दैट इज 1:1। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ गया। आप इतना लिख दिए, ये चीज आपने करके दिखला दिया और टेस्ट क्रॉस पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप यकीन मानो आपको 100% नंबर एग्जामिनर को देना पड़ेगा। आप एग्जामिनर को खुश कर दिए कि भैया मैंने तो लिख भी दिया और इसको दिखला भी दिया, आप नंबर काटोगे कहां? तो वो मजबूर होकर के नंबर देगा। याद रखना, नंबर मिलता नहीं है, नंबर छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए आप वहां तो बैठे नहीं रहेंगे, आपका कॉपी छीनेगा, आपका कॉपी पे लिखा हुआ आपका आंसर नंबर को छीनेगा। एग्जामिनर को मजबूर कर देगा कि नहीं, बच्चे ने हर एक बात को बतला दिया, इसमें अगर मैं नंबर काटता हूं तो बच्चे के साथ नाइंसाफी होगा, बेईमानी होगा। ठीक है, तो आंसर का लेवल ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर मजबूर होकर के आपको नंबर 100% दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस क्या है? एक ऐसा जीन तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। द लॉ ऑफ डोमिनेंट ये कहता है कि द फैक्टर व्हिच एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। ठीक है,
In heterozygous condition, the allele which expresses character is called dominant allele. और जो एलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको कहते हैं रिसेसिव एलील. जैसे आपने टॉल प्लांट का क्रॉस करा दिया ड्वार्फ प्लांट से, यहां पर एक तरह का गैमेट बना कैपिटल टी, यहां एक तरह का गैमेट बना स्मॉल टी. जब ये इससे फ्यूज किया तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी. अब यहां पर इस प्लांट को देखेंगे तो ये टॉल प्लांट है, जबकि इसमें दोनों ही एलील प्रेजेंट है. ये कैपिटल टी टॉल वाला, स्मॉल टी ड्वार्फ वाला. तो इसने अपना कैरेक्टर दिखला दिया. तो देखो इसने अपना कैरेक्टर दिखला दिया तो ये हो गया डोमिनेंट. और स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं दिखला पाया तो ये हो गया रिसेसिव. बात समझ में आया? तो यही तो है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंट. इतना लिख लीजिए, एक क्रॉस कराकर ऐसे दिखला दीजिए, गारंटी है आपको 100% मार्क्स मिलेगा. जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट में देखेंगे कि बायोलॉजी में हमको तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया. तो आज का ये आलम सर का बात याद रखिएगा, आंसर लिखिए. एक बात हमेशा याद रखिए, आपको सोचना टॉपर की तरह है, पढ़ना टॉपर की तरह है, और जब एग्जामिनेशन में लिखना है तो टोटल टॉपर का जो गुण है वो आंसर पर दिखला देना है. वो टीचर देखने के बाद समझ जाएगा ये जरूर किसी टॉपर बच्चे का कॉपी है, इसको हमको ईमानदारी से नंबर देना है. टॉपर बच्चा है तो नंबर भी टॉपर के जैसा मिलना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? तो देखो जी, जब डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टर को 100% अगले जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, रिसेसिव एलील के साथ मिक्स कर जाता है, इसीलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं. मतलब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील मिल करके एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर को करने लगे. दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मतलब व्हेन डोमिनेंट एलील fails to express their character fully and an intermediate character develops in F1 generation, then it is called incomplete डोमिनेंस. एग्जाम्पल में मीराबिलिस जलापा, यहां पर एक प्लांट लिया गया विथ रेड फ्लावर और दूसरा प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर. इसको कर दो कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर. इसका गैमेट बना कैपिटल आर, इसका गैमेट बना स्मॉल आर. क्या बना? स्मॉल आर. और जब ये दोनों फ्यूज किया तो बना कैपिटल आर स्मॉल आर. ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जो प्लांट बन गया ये आपका कैसा हो गया? ये पिंक हो गया. अब आप देखिए ये पिंक जो F1 जनरेशन में बना वो न ही रेड है और न ही व्हाइट है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखला दिया. बस आंसर में ऐसे ही लिख देना है, क्रॉस कराकर दिखला देना है. ओके, नंबर को लूट लेना है. नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है इसको समझिए. एक ऐसा जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर हो और उस जीन के कारण डिजीज हो रहा हो नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. और उससे होने वाले डिजीज को सेक्स लिंक डिजीज कहते हैं. अगर ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पूछा तो लिख देना है, सेक्स लिंक डिजीज पूछेगा, अगर इसमें डिजीज पूछेगा तो भी ऐसे ही लिख देंगे, है ना. चलिए, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग whose genes are present on sex chromosome, either on chromosome or Y chromosome, is called sex linked inheritance. Disease is called sex linked disease. एग्जाम्पल में जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है? ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज है. मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग का मतलब है कि ये सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होता है. ठीक है.
तो इसका जो जीन प्रेजेंट है वो सेक्स क्रोमोसोम पर है, ऑटोसोम पर नहीं है। इतने में कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इपिस्टैसिस? समझिए, आपने मास्क देखा है? मास्क को आप अपने फेस पर पहन लेते हैं, तो जिसका होली के टाइम में वो जो मास्क सब मिलता है प्लास्टिक वाला, उसको आपने ऊपर से पहन लिया, तो जिसका मास्क पहन लिया वैसा बाहर से दिखेगा, आपका अपना चेहरा पीछे ढक गया। तो वैसा ही जो जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ओवरलैप कर लेता हो, उसको ढक देता हो, उसको छिपा देता हो, तो जिसने छिपा दिया उसको कहते हैं इपिस्टैटिक जीन, और जिसका ढक गया उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। क्लियर हो गया? तो इपिस्टैसिस पूछेगा तो भी लिख सकते हैं, हाइपोस्टैसिस पूछेगा तो भी लिख सकते हैं। द जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन is called epistatic gene, and the gene whose function get masked, जिसका फंक्शन ढक गया, उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। जैसे कलर इन माइस एग्जाम्पल हो गया, याद रहा? इपिस्टैसिस ढकने वाला, हाइपोस्टैसिस जिसका ढका गया, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या है? याद रखिएगा, ये जो क्रोमैटिन क्रोमोसोम का है, ये जो पैक्ड होता है न्यूक्लियस में, ये बीडेड फॉर्म में होता है। उस बीड को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसके ऊपर लिंकर डीएनए रैप्ड रहता है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, जिसमें DNA is wrapped around the octamer of histone, जिसको कहते हो न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के चारों साइड क्या लपेटा हुआ रहता है? तो DNA लपेटा हुआ रहता है, और एक न्यूक्लियोसोम में 146 बेस पेयर प्रेजेंट रहता है। देख लीजिए, ये हो गया न्यूक्लियोसोम, ये हो गया न्यूक्लियोसोम, और इसी पर लिंकर DNA क्या है? ये रैप्ड रहता है। यही हो गया आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल। आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, नंबर लूट लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। चल नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? तो समझ जाइए, द डीएनए which require for transcription is called transcription unit। मतलब डीएनए का वह सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें 3 कंपोनेंट है। एक को कहते हैं प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, इनिशिएशन साइट। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है। और तीसरा है टर्मिनेटर, दैट इज द एंड साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगा? तो ये वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, और इसमें 3 कंपोनेंट है, प्रोमोटर, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा टर्मिनेटर। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, राइट 2 फंक्शंस ऑफ डीएनए पॉलीमेरेज। डीएनए पॉलीमेरेज का 2 फंक्शन। पहला डीएनए सिंथेसिस, ये करता क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है रेप्लिकेशन के टाइम। और दूसरा प्रूफ रीडिंग, ये डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है अगर मिसमैचिंग हो गया है बेस पेयर का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक काम हुआ डीएनए का सिंथेसिस करना, और दूसरा काम हो गया प्रूफ रीडिंग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओकाजाकी सेगमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है ओकाजाकी सेगमेंट। जब डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, तो डीएनए का जो न्यू सेगमेंट बनता है वो छोटे छोटे में बनता है। उस छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। दैट इज द स्मॉल सेगमेंट्स
of replicated strand on lagging strand are called Okazaki segments या fragments. ठीक है? These fragments get by the use of ligase enzyme. तो उससे एक लंबा धागा बन जाएगा. लाइगेज एंजाइम छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम करता है. कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज VNTR? देखो VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. ये है क्या? इट इज शॉर्ट रिपीट सीक्वेंस ऑफ DNA जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और इसका यूज करते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग में. वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है और इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग में. ओके, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज DNA fingerprinting? The DNA fingerprinting is a technique which is used to identify an individual by studying the unit pattern sequence of nucleotide. मतलब उसके जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उस पैटर्न को स्टडी करना कहलाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग. और इसका यूज किया जाता है कहां? तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में. किसी का कहीं मर्डर हो गया, कोई क्राइम हो गया, उसमें पेरेंटल डिस्प्यूट में किसी फीमेल ने क्लेम कर दिया कि जो मेरा होने वाला बच्चा है उसका फादर मिस्टर एक्स भी हो सकता है और मिस्टर वाई भी हो सकता है. इसका मतलब उस फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट उस दोनों से था. अब किसका बच्चा है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता चलेगा. ठीक है, और इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं डेड बॉडी को भी आइडेंटिफाई करने में. ओके, चलिए इतना में कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े. चलो जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक प्रिंसिपल है. ये क्या है? एक सिद्धांत है. दैट स्टेट्स जो बतलाता है एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये बताता है कि एलील फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, और इन सच पॉपुलेशन इवोल्यूशन डज नॉट अकर. दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स स्टेबल. ये कह रहा है कि जब जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो उस कंडीशन में इवोल्यूशन भी नहीं होगा. और इसका इक्वेशन याद रखिएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1. किसी दिए हुए पॉपुलेशन का ये एलील एक्सप्रेशन है, एलील फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल ट्रेट will survive and reproduce more, which is called natural selection. मतलब किसी इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने पॉपुलेशन साइज को बढ़ाए जा रहा है. इसका मतलब नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया है, नेचर ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया है कि तुम इस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हो. ठीक है, अपने पॉपुलेशन साइज को बढ़ा सकते हो. जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जिस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट है वहां वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एलानिज्म? देखिए, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज होता है वहां पर बहुत सारा स्मोक होगा, वहां का बिल्डिंग का कलर डार्क हो जाएगा, वहां जो पेड़ सब है उसका ट्रंक डार्क हो जाएगा धुएं से. तब उस कंडीशन में जो वहां मौत है, इंसेक्ट है, जो ऑर्गेनिज्म है वो शिकार नहीं हो जाए,
शिकार होने से बचने के लिए वो भी अपने कलर को डार्क करेगा, ताकि किसी दीवार पर, किसी पेड़ के ट्रंक पर बैठे तो वो अपने जो उसका कंज्यूमर है उसको दिखे नहीं, उससे वो छिप जाए। तो छिपने के लिए उसने अपने बॉडी में क्या किया, मेलानिन पिगमेंट बनाने वाले जीन को एक्टिवेट किया। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मतलब मौत में मेलानिन इसलिए बना कि इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गया, वहां इंडस्ट्री के कारण डार्क कलर डेवलप हुआ, तो इसने भी अपने बॉडी के कलर को डार्क कर लिया ताकि वहां पर जाके बैठे और दुश्मन को दिखे ही नहीं। The phenomena in which dark colored individuals of a species increase in number, है ना, in industrial area, कहा, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसी को कह देते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ओके, लाइक डार्क कलर्ड मॉथ इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब शुरू में इंडस्ट्रीज लगा था तो वहां जो मॉथ था वो लाइट कलर का ज्यादा था, तो उसका शिकार होने लगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए डार्क कलर में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? दैट इज द रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी in a population due to chance effect is called genetic drift। मतलब दिए हुए पॉपुलेशन में रैंडमली जीन एलील फ्रीक्वेंसी का स्टडी करते हैं, उसी जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इसको दो तरीके से स्टडी किया जाता है, एक है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है बोटल नेक इफेक्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछेगा, ये डिफाइन कर दीजिए, ये दो लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और कभी कभी जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको आगे देगा फाउंडर इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट, वो भी आगे क्वेश्चन में मैंने दे दिया है। चलिए, डिफाइन फाउंडर इफेक्ट एंड बोटल नेक इफेक्ट। ठीक है, जैसे पूछोगे हम वैसे आंसर देंगे, वैसे ही हम बता रहे हैं। तो फाउंडर इफेक्ट ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन विच न्यू पॉपुलेशन स्टार्टेड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी पॉपुलेशन में से स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहीं चला जाए, वहां जा करके रिप्रोड्यूस करे, अपने पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर ले, तो उसी को क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, और इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो लिमिटेड होता है। और दूसरा है बोटल नेक इफेक्ट। व्हाट इज बोटल नेक इफेक्ट? द बोटल नेक इफेक्ट, इसमें क्या है कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, कोई ऐसा आपदा आ गया जिसके कारण बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मर गया, तो उसके अंदर जो एलील था वो वहां से हट गया। अब जो बचा हुआ पॉपुलेशन साइज, स्मॉल साइज का पॉपुलेशन है, उसमें जो एलील है उसी का ओवर प्रेजेंटेशन होगा। दैट इज कॉल्ड बोटल नेक इफेक्ट। मतलब it is a type of genetic drift in which large population is suddenly reduced। large population क्या हो गया? suddenly reduced कर गया। ठीक है, in size due to natural disasters and there is over presentation of a small population and it reduces genetic diversity। मतलब बोटल इफेक्ट में ऐसे हो, फाउंडर इफेक्ट को ऐसे समझिए, मेरे हिसाब से समझिए। एक पॉपुलेशन है, ज्वाइंट फैमिली था जिसमें 50-60 आदमी रह रहे थे। हस्बैंड और वाइफ वहां से निकल गया, चला गया कश्मीर, चला गया लद्दाख, कहीं और चला गया, कहीं हिल स्टेशन पर चला गया और वहीं रह करके अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा है। अब उसका बेटा बेटी हुआ, फिर पोता पोती हुआ, नाती नतनी हुआ, तो उसमें जो एलील दिखेगा वो जिस पॉपुलेशन से निकल कर आया है उसका एलील और पहले वाले में डिफरेंस दिखेगा, इसलिए कि वो किसी नए क्लाइमेट में चला गया है तो वहां पर क्लाइमेटिक इफेक्ट भी होगा। दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। अब बोटल नेक इफेक्ट, आपने कवि सम्मेलन करवाया, ऑल इंडिया लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करवाया, दूसरे कंट्री से भी कवि को बुलाया, लेकिन किसी कारणवश
बाहर के कवि नहीं आ पाए। हो सकता है कि कोई ऐसा इमरजेंसी लग गया जिसके कारण आपके डिस्ट्रिक्ट में बाहर के लोगों का आना उस दिन बंद हो गया। तब जो लोकल एरिया का कवि था वही ना पहुंचेगा, और रात भर आपको कौन सुना सुना के पकाएगा? वही लोकल एरिया का। तो जो लार्ज एरिया को कवर करना था नहीं हो पाया, कुछ स्मॉल एरिया ही कवर्ड हुआ, तो वही का ओवर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो लार्ज पॉपुलेशन में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मर गया, जो बच गया उसका एलील का फ्रीक्वेंसी, उसका प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बोटलनेक इफेक्ट। समझ में आ गया? इसको अपने मन से भी बनाकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तीसरा यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, चलो देखो जी। पहला है व्हाट इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है दैट काउज ईचिंग पैचेस। ओके, अब आइए, ये किसके कारण होता है? इट इज काउज्ड बाय ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरियम। दीज आर द काउजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का क्या क्या सिम्टम है? तो लंबे टाइम तक खांसी होना, लगभग 3 हफ्ते तक खांसी होते रहना ट्यूबरकुलोसिस का पहचान है। और इसका कॉमन सिम्टम फीवर आएगा, वेट लॉस होने लगेगा, रात में पसीना चलेगा, और जब खांसेंगे तो उसमें जो बलगम आएगा उसमें ब्लड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन वैक्सीनेशन। डिफाइन वैक्सीनेशन। तो the process of introduction of weakened or inactivated pathogen in body to stimulate the immunity is called vaccination. vaccination क्या करता है? ये हेल्प करता है बॉडी को, है ना, टू प्रोड्यूस द मेमोरी सेल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। ये बॉडी को इम्यूनाइज्ड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? द इनेट इम्यूनिटी इट इज द नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, और ये फिजिकल बैरियर है जैसे स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे लाइसोजाइम, सेलुलर बैरियर जैसे फैगोसाइट्स। ओके, this one is called innate immunity. Next question, differentiate between HIV and AIDS. The HIV, है ना, the virus infect and destroy the helper T cell is called HIV. जब किसी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में HIV वायरस चला गया, वो उसके टी हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो HIV पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब एड्स क्या है? द डिजीज स्टेज वेयर इम्यूनिटी इज सीवियरली वीकेंड। वो एड्स वायरस, HIV वायरस लिम्फोसाइट को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसका इम्यून पावर बहुत घट गया, वहां पर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होने का चांस मैक्सिमम है। हल्का से हल्का कोई भी पैथोजन बॉडी पर अटैक करेगा, उससे सर्दी खांसी बुखार होने लगेगा, तो उसको कहते हैं एड्स। ठीक है, ओके, वहां पर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज माइक्रो प्रोपैगेशन दैट इज टिश्यू कल्चर। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज नंबर में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपैगेशन या टिश्यू कल्चर। ये काम डिजीज फ्री कंडीशन में करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं। इसलिए कि छोटे पार्ट को आपने यूज किया, अगर उसमें कोई
वायरस अटैक कर दिया, कोई बैक्टीरिया अटैक कर दिया, तो उससे बना हुआ जितना भी प्लांट होगा सब इन्फेक्टेड होगा। द फास्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देना कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू फर्मेंटेड प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है, तो घर में खूब खाते हो, दही खाते हो, इडली खाते हो, है ना, डोसा बनता है उसका बेटर बनता है, चीज खाते हो, ये सब आपका क्या है, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। जब किसी प्लांट क्रॉप के न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू, तो उसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। या तो उसका ब्रीडिंग कर दिए या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए, जिससे कि उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ा दिया गया। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे विटामिन वाला राइस बनाना, जैसे आयरन कंटेनिंग व्हीट बनाना। तो गेहूं में आयरन की मात्रा को बढ़ा रहे हो, चावल में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा रहे हो, इसी प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, नेम टू एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग का पहला, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ हाई यील्डिंग कैपेसिटी। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी बहुत अधिक होगी। दूसरा, ऑफ स्प्रिंग विथ सुपेरियर ट्रेट, उसमें जो गुण होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, और वो डिजीज रेसिस्टेंट होगा। क्या होगा, डिजीज रेसिस्टेंट होगा, उसमें आसानी से बीमारी नहीं होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, नॉर्मली मेल और फीमेल का जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो मेल के साइड से सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाता है, ये नॉर्मल इंसेमिनेशन हुआ। लेकिन अब चाहते हैं कि आप फ्रीजियन बुल का सीमेन यहां दरभंगा बिहार में आप क्या करें कि उसके काउ में लोकल लेवल पर उसको फर्टिलाइज कराना चाहे हैं, तो फ्रीजियन बुल का सीमेन वहां से लेकर कलेक्ट कराकर यहां मंगवाना होगा, और तब यहां के काउ के जेनिटल ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये आदमी में भी अब हो रहा है, जिस फीमेल मेल का सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब उसके हस्बैंड के सीमेन में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहीं दूसरे से लेकर के वो काम किया जाएगा, आर्टिफिशियली सिरिंज के मदद से सीमेन इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट by artificial method is called artificial insemination। ठीक है, it is generally used in cattle to improve the quality of offspring. It is also used in art technique, assisted reproductive technique in human। okay, चलिए ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं, एग्जाम में जैसे पॉइंट वाइज होगा नंबर खूब मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व्ड है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड द माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिसोसिएट करने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर हाई BOD है इसका मतलब वो पानी पॉल्यूटेड है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डिसॉल्व्ड है, और लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका मतलब वो पानी क्लियर है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लग? एक्टिवेटेड स्लग किसे कहते हैं? ठीक है, जब टिश्यू कल्चर प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स का पोजीशन बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके कारण माइक्रोब्स खूब सारा डेवलप कर जाता है, तो उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लग. दैट इज द फ्लोकुलेंट मास ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म in sewage treatment plant. It is formed during anaerobic treatment of sewage and it helps to reduce the biological oxygen demand of sewage. इसी को कहते हैं activated slug. No problem. Next question. Define biogas. Write its component. Biogas क्या है, उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है? ठीक है, ये सब बहुत बर्निंग क्वेश्चन है इस बार के लिए. ठीक है, आप 1 से 1.5 घंटा ईमानदारी से मेरे साथ रह लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. बस मैक्सिमम 1.5 घंटा पेशेंस के साथ पढ़ लेना है, हर शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. और जितना पढ़ा रहा हूं, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोगैस एंड राइट इट्स कंपोनेंट. द बायोगैस क्या है? द बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस which are produced by anaerobic decomposition of organic matter. मतलब anaerobic जब डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का करते हैं, तो उससे जो गैस रिलीज होता है, उन्हीं गैसेस को कहते हैं बायोगैस. तो बायोगैस एक मिक्सचर है डिफरेंट गैस का. तो कौन कौन गैस? अब आइए, कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस. इसमें मीथेन रहता है 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 30 to 40%, हाइड्रोजन गैस रहता है ट्रेस अमाउंट में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहता है ट्रेस अमाउंट में, नाइट्रोजन गैस रहता है ट्रेस अमाउंट में. बस ऐसे ही लिख देना है. अगर एग्जाम में पूछता है तो ऐसे ही लिख दीजिए और नंबर लूट लीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी. चौथा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी. पांचों ही यूनिट से जो वायरल क्वेश्चन बन रहा है, वो टोटल क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं. बस ईमानदारी से इसको रख जाना है. ओके, चलिए, चलो किसका फोन आ गया भाई, एक बार देख लूं. बस 1 मिनट. हेलो जी, अभी मैं क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है. बस होते ही कॉल बैक करता हूँ. चल, चलिए, वेलकम बैक. बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, चलो वो देखो. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये पूछे. दोनों क्वेश्चन एक है, आंसर दोनों क्वेश्चन देखने में अलग अलग है, आंसर सेम. द डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ दिए, एक नया डीएनए बना दिए. दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, अब आइए, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को यूज करते हो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में, उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग. रिकम्बिनेंट डीएनए किसको कहे? दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को जोड़ दिए, एक नया डीएनए बना दिए. दैट न्यू डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए. और जिस प्रोसेस से वो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये क्वेश्चन इस बार
लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पर स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इकोलाई बैक्टीरिया लिए, उसके प्लाज्मिड को निकाले, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, और तब जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी दूसरे जानवर का डीएनए निकाले, उसमें से अपने काम के जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से काट कर निकाले, फिर उस सेगमेंट ऑफ जीन को ला करके प्लाज्मिड से जोड़ दिए बाय द एक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम, तो बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए, और फिर उसको रीइंसर्ट कर दिए कहां, तो बैक्टीरिया के सेल में। इसी पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब आइए, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लोनिंग वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी फॉरेन जीन। फॉरेन जीन को कैरी करने के लिए जो डीएनए मॉलिक्यूल यूज करते हैं उसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। और इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एक सिलेक्टेबल मार्कर जरूर होना चाहिए, रेसिस्टेंट साइट्स होना चाहिए, जैसा कि एग्जांपल में PBR322 ये बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग वेक्टर का। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टिकी एंड। जब डीएनए को कट करते हैं सेगमेंट में, तो उसमें एक स्टैंड छोटा और एक स्टैंड बड़ा होता है, फिर दूसरे साइड भी एक छोटा एक बड़ा होगा, जिसको अब आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या कहते हैं उसको? स्टिकी एंड। मतलब द एंड ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग restriction endonuclease is called sticky end, ठीक है। it is formed from palindromic sequence। palindromic sequence समझते हैं? ऐसे समझ, जैसे एक धागा है, यहां पर है, यह गौर से देखो, टाटा TATA, ये टाटा मोटर नहीं है, टाटा का लोहा नहीं है, ये थाइमिन एडेनिन हुआ। अब ये दूसरा धागा, फिर यहां पर देखो, इसका पेयर करेगा, टी है तो यहां ए है तो टी, टी है तो ए है तो टी। अब इसमें गौर से आप लोग देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ जाइए। इधर से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? टाटा। इसमें देखिए, इसमें आप इधर से पढ़िए तो टाटा, राइट साइड टाटा, लेफ्ट साइड टाटा। तो ये जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड सीक्वेंस सेम पढ़ा जा रहा है, इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये जब भी काटेगा तो ये स्टिकी एंड बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टिकी एंड। एक स्टैंड छोटा और एक स्टैंड बड़ा बनाएगा, इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड होना जरूरी है, काहे को? जब तक, एक ऐसे समझो, दो लकड़ी है, दोनों को जोड़ना है, ऐसे जोड़िएगा, पट से टूट जाएगा। लेकिन बरही को देखते हैं, क्या करता है? इसको यहां से काटा, यहां से काटा, छोटा कर दिया, ये पार्ट बड़ा। दूसरे लकड़ी में भी ऐसे ही कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये ऐसे लेगा और ऊपर से कांटी मार देगा, ये मजबूत हो गया, लेकिन ये वाला मजबूत नहीं था। तो स्टिकी एंड में एक बड़ा और एक छोटा होता है, उसी को कहते हैं स्टिकी एंड। बात बुझ लो कि ना? बुझ गलो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए, व्हाट इज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है? ये एक लार्ज वेसल है जो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी सेल को ग्रो कराने के लिए लार्ज स्केल पर, ठीक है। और इसका यूज करते हैं वैक्सीन बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में, एंजाइम्स बनाने में। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बायोरिएक्टर, जिस टैंक में रिएक्शन कराते हैं, माइक्रोब्स को डेवलप कराते हैं और उसके प्रोडक्ट को वहां से बनाकर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट यूजेस। क्या है इसका इंपॉर्टेंट यूजेस? तो आप देखिए, इसका इंपॉर्टेंट यूजेस, पहला मेडिकल डायग्नोसिस में, जैसे HIV डिटेक्ट करने में, कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट में। दूसरा, फॉरेंसिक साइंस में यूज करना,
डीएनए अगर कम है के अमाउंट को बढ़ाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, जेनेटिक रिसर्च में एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन के लिए यूज करते हैं, हाँ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज जीन एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लास्ट ईयर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें 3 स्टेप में इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, नहीं दैट इज एनीलिंग, एक्सटेंशन, इलोंगेशन, नहीं। चलिए, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए-आई क्या है? तो देखो, डीएनए से जो आरएनए बना उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बने, उस आरएनए के फंक्शन को रोक दिया जाए, इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। यहां पर क्या होता है कि जैसा आरएनए है उसका कंप्लीमेंट्री आरएनए बनाकर उसका पेयरिंग करा देते हैं और उसके फंक्शन को साइलेंस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। द प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन by a small RNA molecule is called RNA interference. It prevents translation and control the genetic expression. It is used in pest resistant plant. कहां इसका यूज करते हैं? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में यूज करते हैं। कोनो दिक्कत? लगातार बोलते बोलते ये हो गया था, तो सब पनिया पी लिए हैं। चलिए अब कंटिन्यू फिर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है? तो देखो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक अल्टरेशन, जीन को अल्टर कर दिए, जीन को मॉडिफाई कर दिए, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बना उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स द एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू के इंप्रूवमेंट में इसका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे गोल्डन राइस बनाने में, पीटी कॉटन बनाने में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाते हैं? तो उस ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट के क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, व्हाट इज जीन थेरेपी? व्हाट इज जीन थेरेपी? थेरेपी क्या है? तो किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन गड़बड़ा, वो जीन काम नहीं कर रहा है, तो ये टेलरिंग का काम है। कपड़ा कहीं पर खराब हुआ काट के हटा देगा, चिप्पी मार देगा दूसरा कपड़ा। तो वैसे ही जो डिफेक्टिव जीन है उसको काट कर हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से सेम जीन को लेकर वहां पर जोड़ दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। मतलब टेक्निक यूज टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या करते हैं? इस डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल फंक्शनल जीन। डिफेक्टिव जीन को हटा दिए, नॉर्मल फंक्शनल जीन को वहां जोड़ दिए। इसको सबसे पहले यूज किया गया था, एक जेनेटिक डिजीज है दैट इज एडीए, एडिनोसिन डाइएमिनेज डेफिशिएंसी डिजीज को करेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया था। चलिए, व्हाट इज बीटी कॉटन? बीटी कॉटन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस किया जाता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस के थ्रू। ये टॉक्सिक प्रोटीन है जिसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन। क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन। इट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट व्हेन इट इज इंजेस्टेड। अगर इंसेक्ट उसको खा ले तो वो उसके लिए टॉक्सिक होगा, और इसका यूज करते हैं बीटी कॉटन में। क्यों? तो उसको पेस्ट एजेंट से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? पेस्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? देखो, प्लांट में, एनिमल में, दोनों में जब जेनेटिकली अल्टरेशन करते हैं, जीन को चेंज कर देते हैं और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म एनिमल बना, उसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
एनिमल में कर दिया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल means the animal which are produced by genetic alteration is called transgenic animal. ठीक है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी कहते हैं. It is used in study the gene function, diseases in research, vaccine testing. मतलब इस तरह का एनिमल बनाए, क्यों बनाए? उसमें कैंसर करा दिए. अब कैंसर का तुमने कोई मेडिसिन बनाया है तो आखिर खिला के किसी को तो देखोगे कि ये दवाई कैंसर ठीक करने के लिए बना या नहीं बना. कोई वैक्सीन बना किसी डिजीज के लिए तो पहले वो डिजीज किसी एनिमल में कराइएगा और तब ना वो वैक्सीन दे करके उसको कोशिश करिएगा कि वो ठीक हो जाए, वो मेडिसिन देकर ठीक हो जाए. या फिर किसी एनिमल को कोई वैक्सीन दिए, अब उसका वायरस, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको अटैक करा करके देखेंगे कि क्या वो बीमारी उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर पहले से हो गया है, मेडिसिन बना है, वो दे करके टेस्ट करते हैं. तो टेस्टिंग के लिए रिसर्च में इसका यूज किया जाता है. ओके, लेकिन ऐसा करना धार्मिक तरीके से गलत है. ये प्रताड़ना हुआ किसी एनिमल को कि आप उसको बीमारी करा देते हैं और आप अपने दवाई, रिसर्च का बना हुआ जो दवाई है उसको देकर उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जितने दिन वो कष्ट में रहा उस कष्ट का पाप किसको चढ़ेगा. और अगर वो बीमारी ठीक नहीं हुआ, दवाई आपका सटीक नहीं था, गड़बड़ दवाई था, मर गया, तो आपने उस जानवर का क्या कर दिया? जान ले लिया. तो ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज बायोपायरेसी? व्हाट इज बायोपायरेसी? बायोपायरेसी क्या है? पायरेसी तो समझते, डुप्लीकेसी. कोई चीज कहीं मिल रहा है उसका डुप्लीकेट कर दिए, नहीं तो उसको बोलते हैं पायरेसी. अब यहां पर क्या है? कोई प्रोडक्ट है, कोई जीन बना, कोई वेराइटी बना प्लांट का, अब उसको बिना ऑथोरिटी लिए हुए कोई दूसरा कंट्री अपने यहां बनाकर बेचने लगे. दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी. The unauthorized commercial use of biological product or resource is called biopiracy. जैसे बासमती राइस, ये हमारे इंडिया का धरोहर है, ये इंडिया का रिसर्च है और इसको दूसरे कंट्री ने पेटेंट कर लिया. ये क्या हो गया? बायोपायरेसी. एक्चुअली बासमती का जो जर्म प्लाज्म है ये इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ये इंडिया का इंडिजीनस है, ये अपना चीज है, लेकिन इसको दूसरे कंट्री ने क्या कर लिया? नकल कर लिया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी. तो पेटेंटिंग बासमती राइस बाय फॉरेन कंपनीज है ना, जो क्या है अपने आप में, इट इज इलीगल. ठीक है, तो ये हो गया बायोपायरेसी. नेक्स्ट, लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी. चलिए थोड़ा सा और, मैंने कहा है कि 1.5 घंटे का लेक्चर, ईमानदारी से आप साथ रहते हैं, हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा. ओके, चलिए अब इकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज ex-situ कंजर्वेशन? ex-situ कंजर्वेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, नेचुरल हैबिटेट में कोई एनिमल रह रहा है, वहां पर उसको कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई इलाज करने नहीं जा रहा है, तो कोई ऐसा स्पेसीज जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर चला गया, तो उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए अब उसको जंगल में से लाकर एक आर्टिफिशियल सिस्टम में रखकर केयर करते हैं, उसके प्रोजेनी को बढ़वाने का कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड ex-situ कंजर्वेशन. ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज outside its natural habitat is called ex-situ conservation. It is done in controlled condition. ठीक है, जैसा कि जू हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब आपका ex-situ conservation कहलाता है. कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े. देखो, इतने आसान तरीके से बतला रहे हैं, लगातार क्लास में बने रहोगे तो आपको सुन करके ही याद हो जाएगा. फिर एग्जामिनेशन में आप याद कीजिएगा कि एक सर थे जिन्होंने ACB साइंस एकेडमी पर हम लोगों के लिए क्लास लगाया और वही क्वेश्चन इस तरीके से बता दिए जो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से हो गया.
और जब 90 प्लस बोर्ड में मार्क्स आएगा बायोलॉजी में, आप उस दिन अपने टीचर जिनसे आप पढ़े हैं, कोचिंग किए होंगे, ट्यूशन पढ़े होंगे, उनको तो याद कीजिएगा ही, लेकिन इस सुप्रीमो का भी याद आपको जरूर आएगा कि सर ने भी बहुत मदद किया था। ओके, चलिए अब आइए, व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक क्या है? एक ऐसा बुक जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को मेंशन किया गया हो, उसको कहते हैं रेड डेटा बुक। इट इज अ रिकॉर्ड that provides information about endangered species of plants and animals. इसको पब्लिश किया IUCN ने, किसने किया? IUCN, that is इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसको लिख देते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, दैट इज IUCN। ठीक है, और इट इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वैसा एनिमल जो अब इंडेंजर्ड हो गया, विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसको जिस बुक में मेंशन किया गया, IUCN के थ्रू बनाए हुए बुक में, उस मेंशन्ड बुक को कहते हैं रेड डेटा बुक। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द एरिया व्हिच इज रिच इन स्पीसीज, कोई स्पीसीज का रिच हो बट फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन is called biodiversity hotspot। ये हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, अब चले आइए, व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी? द वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ रीजन दैट इंक्लूड्स स्पीसीज richness and स्पीसीज इवननेस, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हुआ स्पीसीज रिचनेस जो नंबर के बारे में बतलाता है, किसके बारे में बताता है? नंबर के बारे में। और इवननेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, उसी को कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके, द हाई डाइवर्सिटी मीन्स देयर इज ए स्टेबल इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी अगर हाई है, इसका मतलब वो इकोसिस्टम क्या है? वो इकोसिस्टम आपका स्टेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या तो नंबर का, या फिर नंबर का, या बायोमास का, या फिर एनर्जी का, एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स। मतलब डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आइदर इन टर्म ऑफ नंबर और इन टर्म ऑफ बायोमास और इन टर्म ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और ये पिरामिड तीन टाइप का, पिरामिड ऑफ नंबर जो कि अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी आपका क्या हो सकता है? अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा, इसलिए कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर आपका ऑलवेज 10% होता है। लिविंग का 10% लॉ याद कीजिए, तो हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से
टर्शियरी कंज्यूमर में जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ऑलवेज 10%, ये इसलिए हमेशा अपराइट होगा, कभी ये इन्वर्टेड नहीं होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? There is gradual change in species composition of a community over time is called ecological succession। ये सक्सेशन दो टाइप का, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है? तो वहां पर सक्सेशन करा रहे हैं जो बेयर रॉक पर है, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? तो एक ऐसा सक्सेशन जहां पर पहले सॉइल था, लाइफ था, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण खत्म हो गया, अब दोबारा डेवलप करेगा, तो सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो गया सेकेंडरी। जहां सॉइल नहीं था प्राइमरी, जहां सॉइल पहले से है दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट एट विच प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी into chemical energy in term of biomass is called primary productivity। ये दो टाइप का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? टोटल फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, दैट इज एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। जब कोई प्लांट फूड सिंथेसाइज करेगा तो वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ फूड खर्च करेगा, तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था उसमें से खुद का एनर्जी यूज किया हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। मतलब रेस्पिरेटरी लॉस को उसमें से घटा दिए। एक लेबर आदमी भर दिन में 600 रुपया कमाया, तो भर दिन जो काम कर रहा है 100 रुपया का दिन में खाना भी तो खाएगा, तो कमाया 600 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 100 रुपया खुद पर खर्च कर लिया, अब शाम में घर लेकर जा रहा है 500 रुपया, तो 500 रुपया हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात बुझ लो कि ना? बुझ गलो? जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको जब तक एग्जामिनेशन है तब तक तो आपको इस पर फायदा होगा ही। एग्जामिनेशन के बाद तो नीट का तैयारी करेंगे, सेमेस्टर वाइज में ग्रेजुएशन करेंगे, वहां भी उन लोगों को फायदा लगातार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, सखी सहेली को, सोना बाबू, जानू सबको शेयर कर दें। जो भी इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं सब तक ये लेक्चर पहुंच जाना चाहिए, हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। कल को वो देखेगा तो आपको भी धन्यवाद कहेगा और मुझे भी धन्यवाद कहेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर कर दें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डेट्रिटस फूड चेन? अब डेट्रिटस किसको कहते हैं? प्लांट का वह पार्ट जो सड़ गया, मर गया, डेड हो गया, पत्ता झड़ा जमीन पर, पेड़ सूख गया, सूखने के बाद जो उसका जड़ मिट्टी में है सड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। उसको सड़ाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड डेट्रीवोरस। क्या कहलाता है? डेट्रीवोरस। द फूड चेन दैट स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन दैट इज ब्रेक द डेट्रिटस। यहां पर अर्थवर्म है वो डेट्रीवोर्स कहलाता है और फिर चला गया प्रीडेटर के। इट इज कॉमन इन सॉइल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमेंसलिज्म? गिव एग्जांपल। कॉमेंसलिज्म क्या है? वैसे दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पार्टनर को न बेनिफिट है और न ही कोई लॉस है, न ही कोई हार्म है। तो एक को बेनिफिट, दूसरा न्यूट्रल। एक को बेनिफिट और दूसरा न्यूट्रल, तो इसी को क्या कह देते हो? इसी को कह देते हो कॉमेंसलिज्म। मतलब कॉमेंसलिज्म इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ an organism in which one organism is benefited and other is neither benefit nor harmed।
जैसे कि एग्जाम्पल में ऑर्किड प्लांट ऑन मैंगो ट्री, ठीक है। उसके बाद रिमोरा फिश ऑन विथ शार्क, तो ये सब क्या है, ये सब आपको शो करता है कॉमेंसेलिज्म, जिसमें एक को तो बेनिफिट हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, न फायदा न नुकसान, इसको बेनिफिट हो रहा है, शार्क को न फायदा न नुकसान, वो न्यूट्रल है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, तो एक ऐसा ग्रोथ जो इकोसिस्टम में फूड अनलिमिटेड होगा तो जे शेप का ग्रोथ हो जाएगा, फास्ट ग्रो करेगा, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। व्हेन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली विदाउट लिमिट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये कैसा होता है, तो जे शेप कर्व होता है, इट इज जे शेप कर्व्ड। और ये कब होगा, व्हेन द रिसोर्स फूड इज अनलिमिटेड। इसके लिए इक्वेशन याद रखिएगा, आर एन इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी। ओके, चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट वन, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल which can sustain with available resource is called carrying capacity. It is determined by the food, space, water and environmental condition. Carrying capacity depend करता है available food पर, रहने के जगह पर, वाटर अवेलेबल वाटर पर और environmental condition पे। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज निक। व्हाट इज निक, इसको मत पढ़ लीजिएगा नीचे, NICHE, ये नीचे नहीं है, ये क्या है निक। व्हाट इज निक, तो निक इज द फंक्शनल रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स एनवायरमेंट। ये फंक्शनल रोल कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में प्ले कर रहा है, दैट इज निक। और ये कहता है कि दो स्पेसीज not occupy the same nick for long period of time। दो अलग अलग स्पेसीज एक निक में लंबे टाइम तक को सरवाइव नहीं कर सकता है, जिसमें आया कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और है फूड चेन एंड फूड वेब। What is food chain and food web। तो देखिए फूड चेन जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो लीनियर सप्लाई होता है फूड का, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। The transfer of food from one tropic level to other tropic level in linear fashion is called food chain। अब जैसे देखिए, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, ये हो गया फूड चेन। लेकिन
नेचर में फूड चेन जो है वो लीनियर फैशन में नहीं है, ये एक रेटिकुलेट फॉर्म में है, एक जाल के फॉर्म में है, जिसको कहते हैं फूड वेब। इन नेचर द supply of food is not linear, but it is रेटिकुलर। रेटिकुलर माने जाल के जैसा, मतलब ऐसे समझिए, सॉरी, रेटिकुलर विच इज कॉल्ड, जिसको कह देते हैं, विच इज कॉल्ड फूड वेब, जिसको क्या कहते हैं, फूड वेब। जैसे ग्रास, ग्रास को कंज्यूम किया, ग्रास को कंज्यूम किया ग्रास हुपर, ठीक है, ग्रास हुपर को कंज्यूम किया फ्रॉग, और फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए, ये जो ग्रास है इसको कंज्यूम किया डियर, ठीक है, फिर इसको कंज्यूम किया लायन, ठीक है। अब ये जो स्नेक है ये डायरेक्ट ग्रास हुपर को भी कंज्यूम करेगा, यही क्या बना देगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। तो हमारे नेचर में फूड का सप्लाई लीनियर नहीं है, बट इट इज रेटिकुलर। तो उस रेटिकुलर फैशन ऑफ फूड ट्रांसफर को कह देते हैं फूड वेब, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सभी बच्चे चैनल को जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जो भी जानने वाले हैं उन सबको शेयर कर दें। एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वीडियो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके ठीक बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी लाने जा रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड अगेन विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।